ये गाइस वाला मैंने टिकटॉक से सीखा है। चैप्टर पेपर नंबर 6 है ऑडिट एंड एश्योरेंस। सीखेंगे क्या मतलब होता है, डरने की कोई बात नहीं है। आज बस देख रहे हैं कि मार्क्स कितने कितने मार्क्स का क्या क्या आ रहा है। तो देखो आपके पास दोनों स्टडी मटेरियल हैं, सारे हैं इसमें। हाँ तो इससे ही आपको मैच करना है, ठीक है। देखो आप मार्क कर लेना जो जो हम डिस्कस कर लेंगे। देखो कंपनी ऑडिट है, जुलाई 21 में आया 10 मार्क का, दिसंबर में इससे प्यार हो गया 21 मार्क का आया है, मई 22 में भी थोड़ा प्यार था तो 18 मार्क का आया। तो वेटेज अच्छी है। और मजे की बात यह है कि ये हम पढ़ चुके हैं, लॉ वाले बच्चों से बात कर रहा हूं, ये हम पढ़ चुके हैं लॉ में। कहां से कहां तक? 139 से 148 तक पढ़ा था, बताओ याद है? पढ़ चुके हैं ये। आ जाओ। फिर है बेटा रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। देखो जुलाई 21 में 16 मार्क का आया है, जुलाई 21 में 16 मार्क का आया है, मजेदार। और फिर देखो नवंबर 21 में, सब सोच रहे होंगे इंपॉर्टेंट है, पिछली बार तो इतने का आया होगा, फिर अगली बार पूछो 5 मार्क का। फिर उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं भाई, जब यहाँ इंपॉर्टेंस दी थी थोड़ी इंपॉर्टेंस यहाँ भी दे देते हैं, तो यहाँ 10 मार्क का। ठीक, ऑडिट के पेपर में सबसे बड़ी बात यही है, कहीं से भी कुछ भी आ जाएगा। पिछली बार जो इंपॉर्टेंट था हो सकता है वो इस बार इंपॉर्टेंट ना हो। समझ पा रहे हो आप? तो आपको बहुत अच्छे से वेटेज देके पढ़ना है इसको। कह रहा है ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई चैप्टर है देखना। देखो नवंबर 21 में आया 7 मार्क का, सॉरी जुलाई 21 में आया 7 मार्क का, नवंबर 21 में 10 मार्क का, और मई 22 में 8 मार्क का। मई में थोड़ी वेटेज कम कर रहे हैं ये लोग ना पिछले वाले से, जो पिछली बार ज्यादा आया है वो कंपेरेटिवली कम आ रहा है। आ रहा है समझ में आपको? चलें आगे। चलो फिर है ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी। भाई देख लो अलग अलग तरह की एंटिटी की ऑडिट है हमारे पास। जुलाई में कितने का आया? 13 का, नवंबर में 10 का, और मई 22 में देखो कह रहा है पूछूंगा ही नहीं। चले आगे। चलो तो सुन लो सुन लो, अरे सुन लो मेरे बच्चे। ये क्या हुआ? सुन लो, ग्रेड 1 में जो चैप्टर रखे हैं ग्रेड ए में, वो है कंपनी ऑडिट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। आप भी मार्क कर लेंगे इनको, तो आपको प्रायोरिटी इनको ज्यादा देनी है, क्योंकि देखो इन 4 चैप्टर से ही कितने मार्क का आ गया? 39, 46, 46। ऑलमोस्ट 50% पेपर बोल सकते हैं, या 45% तो बोल ही सकते हैं। डन, 4 चैप्टर से सिर्फ। तो 4 चैप्टर मार्क कर लो। ग्रेड ए रेटिंग दे दो आप उसे, ए रेटिंग दे दो मेरे बच्चों। चलें आगे। अब देखो चैप्टर बी, मतलब ग्रेड बी पढ़ रहे हैं कि हमने बी कैटेगरी में किसको रखा है? कैटेगरी ए डिस्कस कर लिया, कैटेगरी बी कहाँ गए सब? दे दो, नीचे वाले कप में देना, आप यहां पे दे दो, बच्चा पकड़ा देगा मेरे को। बेटा कैटेगरी बी यानी ए से कंपैरेटिवली थोड़ी, ए से कंपैरेटिवली थोड़ी कम है, ये कम वेटेज वाली है। थैंक यू बेटा। चाय पीना वैसे छोड़ रहा हूं, लेकिन आज कुछ खा के नहीं आया ना। चलो बहुत मीठी है, मर गए। आ जाओ बेटा, अपन पढ़ेंगे एसे एंड गाइडेंस नोट। एक भी मार्क का नहीं आया, मई 22 में भी एक भी मार्क का नहीं आया, है ना। नवंबर 21 में 4 मार्क का आया। लेकिन लेकिन ऑडिट को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है, ऑडिट को पूरे चैप्टर्स को, यानी पूरे ऑडिट को समझने के लिए ये जरूरी है, क्योंकि ऑडिट करते वक्त हमें एसेस फॉलो करने पड़ते हैं, और एसेस के हिसाब से ही चलना पड़ता है। एसेस समझ पा रहे हो आप? स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। जैसे आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े अकाउंट में, वैसे आप यहाँ पे ऑडिट के स्टैंडर्ड्स पढ़ोगे, ऑडिट के
स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे अपन। चले चलो, फाइनल में ये बहुत ज्यादा डीप में है, लेकिन आईपीसीसी में इतना डीप में नहीं जाना, लेकिन इसके रेफरेंसेस हैं, इसके क्या है, रेफरेंसेस हैं हर चैप्टर में। जैसे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे हैं तो एसएस ने बताया कि कैसे डॉक्यूमेंट रखना है हमें, यानी ऑडिट पेपर का डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, कैसे फाइल बनानी है, क्या किस किस चीजों को हमें रिकॉर्ड करना है, किस चीजों को हम छोड़ भी सकते हैं, क्या सैम्पलिंग फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। नहीं है, ऑडिट प्रोनाउंसमेंट में होंगे, ये है प्रोनाउंसमेंट के नाम से, है क्या, तीसरी बुक है वो, 2 बुक हैं 3 बुक हैं आपके पास, ऑडिट प्रोनाउंसमेंट है वो। चलें आगे, चलो फिर बेटा ऑडिट रिपोर्ट, ये भी एसएस का ही एक तरह से पार्ट है, इसमें सिखाएंगे कि रिपोर्टिंग कैसे होती है। 3 मार्क का आया, 4 मार्क का आया और 5 मार्क का आया। चले, बार बार अटेम्प्ट बोलने की तो जरूरत नहीं है मेरे को। हेलो जी नमस्ते, हाँ क्लास चल रही है, ओके। हाँ बेटा कहाँ पहुंचे, ऑडिट रिपोर्ट, चले आगे, चलो ऑडिट रिपोर्ट देख लिया, इतनी ज्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन देखो पिछली बार ये 5 मार्क का आ गया था यहाँ से, और आप अगर इसे कंपेयर करो आपके एक लॉ के चैप्टर से जिसका नाम क्या है, जो हमने सबसे आखिरी में पढ़ा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, वो पूरा 6 मार्क का है। यहाँ पे देखो एक चैप्टर 5 मार्क का आ गया, वो पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा एक्ट 6 मार्क का है, यहाँ पे एक छोटा सा चैप्टर ही 5 मार्क का आ गया। डन, तो आपको एनालिसिस करके पढ़ना है बेटा। आगे आ जाएं, ऑडिट रिपोर्ट समझ में आया, ये देखो ये क्या है, नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ये भी कोई चैप्टर है क्या, पहला चैप्टर है क्या ये, पहचाना पहचाना सा लग रहा है मेरे को, क्योंकि पढ़ा है ना मैंने आपके लिए। चले चलो, देखो चैप्टर 1 ही 7 मार्क का आ गया था जुलाई में, फिर नवंबर में आ रहा है 4 मार्क का, मई 22 में बोलता है ले पढ़ के आ, और पढ़ के आ। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पिछले अटेम्प्ट में 0 मार्क का आया था, इसका मतलब इस वाले अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, पिछली बार पूछा ही नहीं तो इस बार पूछेगा। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा, क्योंकि कभी भी ना सीए के अंदर सेम पेपर तो रिपीट नहीं होता, तो यानी आप ऐसे भी एनालाइज कर सकते हो अपने पेपर को कि पिछली बार क्या क्या आया था, जो जो आया था छोड़ दो, पिछली बार जो जो आया था ना वो क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। अकाउंट्स में भी जो जो क्वेश्चन पिछली बार आ गए वो क्वेश्चन मत करना, क्योंकि इस बार सेम नहीं आएगा, सही है। लेकिन एक बार मेरे साथ ऐसा हो गया था फाइनल में, रिस्क बेस्ड ऑडिट में छोड़ के गया था और वहां पे सेम क्वेश्चन आ गया, पिछली बार भी सेम क्वेश्चन और एज इट इज सेम क्वेश्चन उठ के आ गया। हाँ, तो वो मतलब कोशिश करते हैं कि कैसे बच्चों को उलझा सकते हैं वैसे उलझाना है उन्हें। चले आ जाओ, देखो आप बैंक तो गए होगे, आज तक आप कस्टमर बन के ही गए हो, लेकिन आप अब सीए बनने के बाद आप क्या करने वाले हो, बैंक की ऑडिट। तो वहां पे आपको सब कुछ चेक करना होगा, पढ़ेंगे कैसे करते हैं ये। भाई 7 मार्क का आया था, फिर 4 मार्क का आया, फिर 6 मार्क का आया, ठीक, तो ये भी अच्छी वेटेज रख रहा है, इसका मतलब बैंक ऑडिट रख रहा है ना। चलो कम से कम 0 तो नहीं हुआ, लाज रख ली इसने अपनी। फिर बेटा थर्ड चैप्टर है क्या ये, देखना चैप्टर नंबर कौन सा है, ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटेजी प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग, सेकंड चैप्टर। देखो भाई ये इंपॉर्टेंट है, बी कैटेगरी में ये इंपॉर्टेंट है ना। देखो 8 मार्क का आया, 6 मार्क का आया, फिर 4 मार्क का आया, यानी यहां से भी आएगा ही आएगा, पक्का तय है ना, सही है। चलो फिर बेटा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और ऑडिट एविडेंस, नवंबर में देखो 11 मार्क का आया है, मई में 10 मार्क का आया है, डन, और इससे पहले 6 मार्क का आया था। तो ये भी कितने चैप्टर हुए बताना, बी कैटेगरी में 1 2 3 4 5 6, मार्क कर लो कैटेगरी बी, मार्क कर लिया क्या कैटेगरी बी। चले चलो अब सी कैटेगरी कौन सी है,
जो आपके दिमाग में आएगी कि छोड़ देते हैं इसको, कम मार्क का आता है, 2 मार्क का, 3 मार्क का, छोड़ देते हैं सर, ठीक है। लेकिन ऐसा मत सोचना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ICAI आपकी लेने में लगेगा ऑडिट और लॉ के अंदर, और दोनों ही पेपर मेरे पास हैं, अफसोस की बात है। इसलिए आपको, लेकिन मैं इतनी मेहनत करवाने वाला हूं कि आप ICAI के ले लेना। आ रहा है आपको समझ में? सर ये डायलॉग तो आदि पुरुष के हनुमान जी वाले डायलॉग की तरह बोल दिया आपने, लेना देना। चलो बाइकआउट ना हो जाए हम, आ जाओ। हनुमान जी वाला डायलॉग बहुत ज्यादा बाइकआउट चल रहा है, वो कौन सा डायलॉग है, आता है आपको? है ना, तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, तो जलेगी भी तेरे। ये हनुमान जी ने बोला है। लेकिन लेकिन राइटर ने ना इसको डाला है मजाक के सेंस में, क्योंकि हनुमान जी का थोड़ा वैसा नेचर था ना, मजे लेने वाला, तो वो मजे में जवाब दे देते। मैंने राइटर का भी सुना, राइटर से पूछा गया तो उसने बोला हनुमान जी के पास शक्ति तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनका जो नेचर था ना, जब आप उनसे बात करो तो वो हंसाने वाली बातें करते थे, मजाक करते थे एनी टाइम, तो इसलिए मैंने वो सोच के डाला है। लेकिन अब भाई रामायण है तो यार आप कैसे चेंज कर सकते हो? किसी को बुरा लगेगा कि मेरे हनुमान जी जिनकी मैं रात दिन पूजा कर रहा हूँ वो तेरे बाप की, तेरे बाप की। अब चेंज हो रहे हैं, वो डायलॉग चेंज हो रहे हैं, 4 डायलॉग, 4 डायलॉग चेंज हो रहे हैं, दोबारा देखने जाऊंगा मैं। चलो, ये फायदा है, वैसे मूवी के लिए तो फायदा ही है। अरे जो हमारे जैसे लोग हैं उन्होंने देख लिया, उन्हें अच्छा लगा, वो कहेगा अब दोबारा देखने जाऊंगा, डायलॉग कौन कौन से चेंज हुए हैं, फिर दोबारा देखेंगे बंदे। कमाई तो हो ही रही है, 100 करोड़ ऑलरेडी कमा चुकी है, कल मॉर्निंग तक ही 100 करोड़ कमा लिए थे। चलो, सी कैटेगरी, ऑडिट इन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट, ये क्या होता है? अरे इसमें सीखेंगे, क्योंकि जब बचपन में कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे तब भी तो ऑडिट होता था, लेकिन अब ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट आ गया है। आप देखते हो पैसा यूं भेजते हो, आप यूं पहुंच जाता है, पता भी नहीं चलता, तेरा पैसा मेरा हो जाता है, मेरा पैसा तेरा हो जाता है 1 सेकंड के अंदर, है ना। तो इस एनवायरनमेंट में आप ऑडिट कैसे कर पाओगे, ये सिखाता है बेटा ये, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें होंगी इसमें। जैसे ऑडिट ट्रेल मैंने आपको एक चीज बताई थी, है ना, ऐसी चीजें यहाँ पे मिलेंगी आपको। आ जाओ, 5 मार्क का आया, 3 मार्क का आया, 8 मार्क का आया। ये वैसे अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि आजकल प्रैक्टिकली अगर आप सोचो तो इसी इन्वायरमेंट में ऑडिट हो रही है। हाँ, हो रही है नहीं हो रही? बोलो, हो रही है ना। चलो, तो आगे मेरे हिसाब से तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंस्टीट्यूट कभी कभी भैया इसे तवज्जो देता है, कभी कभी तवज्जो नहीं देता, उल्टा बोल दिया ना, यहाँ पे दी है, यहाँ पे नहीं दी है। चलो, एनालिटिकल प्रोसीजर, 3 3 6, 3 मार्क का आया, 3 मार्क का आया और 6 मार्क का आया। हाँ, वो मर्जी है, चले, देख लिया। चलो, ये लगा लिया आपने, एनालिटिकल प्रोसीजर कितने मार्क का आया? ऑडिट सैंपलिंग, बहुत आसान सा टॉपिक है, इसलिए 2 मार्क का, 5 मार्क का और 3 मार्क का आया, 2 5 3, डन। आगे चले, फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर, ये तो पढ़ा है हमने, कहाँ पढ़ा था? सेक्शन, थप्पड़ मारूंगा मैडम, सेक्शन, फ्रॉड अगर किसी ऑडिटर को मिल जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी थी ना, वहां एक अमाउंट थी कि इतने से कम का फ्रॉड होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं बताना, इतने से ज्यादा का होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है। नहीं याद, शर्म आनी चाहिए, आज की बारिश में ही डूब के मर जाना चाहिए। आ जाओ, सी कैटेगरी, सी पूरी की पूरी 13 मार्क की आई, एक बारी, फिर एक बारी 11 और एक बारी 26, तो देख लो ये भी कम नहीं है अपने आप में। तो कुल मिला के कुछ समझ में नहीं आया सर क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है,
लेकिन आप बस कंपेयर करके पढ़ सकते हो, आपको पढ़ना सब कुछ है। आया समझ में? इस पूरी एनालिसिस का क्रक्स यही है कि आपको प्रायोरिटी बेस्ड पढ़ना है। पहले प्रायोरिटी उसको देनी है जो ज्यादा मार्क का आता है, फिर प्रायोरिटी थोड़ी कम उसको देनी है जो थोड़े कम मार्क का आता है, और उससे थोड़ी कम उसे देनी है जो उससे भी कम मार्क का आता है। तो पूरे चैप्टर को हमने बेटा 3 कैटेगरी में बांट दिया, ठीक है। आप मार्क कर लेना चैप्टर वाइज कि कौन सा ए में रखा है, कौन सा बी में, कौन सा सी में, उस हिसाब से आप रिवाइज करोगे। चलें आगे, हो गया इतना। चलो अब बेटा हम इंट्रोडक्शन चालू कर रहे हैं अपने ऑडिट का। आज अपन पढ़ने वाले कुछ भी नहीं है, जो हम पढ़ने वाले हैं वो शायद एक भी मार्क का ना आए, लेकिन आगे की चीजें समझने के लिए ये बेटा जरूरी है। आगे की चीजें समझने के लिए ये मेरे बच्चे जरूरी है। चलें चालू करें, चलो। अच्छा आज हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, पहले ही आपको बता दूं कहीं आप और एक्सपेक्ट ना करने लग जाओ। पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, डन। लेकिन बीच बीच में मैं आपसे अभी स्टडी मैट भी खुलवाऊंगा, फिर वहां से भी देखेंगे। थोड़ा मेरे को स्टडी मैट भेज दो, पीके सर की चैट पे भेज दो जरा, भेजना मैं डाउनलोड कर लूं। तीनों भेज दोगे क्या? 3 बुक है ना? चलो, तो मैंने क्या बोला बेटा, ऑडिट का मतलब है सिस्टमैटिक और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना। क्या है? सिस्टमैटिक और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना, ठीक है। क्या सिर्फ एग्जामिनेशन करेंगे? एग्जामिनेशन करके उसकी रिपोर्टिंग भी करेंगे, अभी सीखेंगे प्रॉपर, है ना। समझ में आ रहा है इतना? पहली लाइन समझ में आई? सिस्टमैटिक का मतलब क्या है बताना, इंडिपेंडेंट का मतलब, और एग्जामिनेशन का मतलब वाउचिंग करना और वेरिफिकेशन करना। किसी दीदी ने वेरिफिकेशन बोला था, देखो यहां लिखा हुआ है ना। किसी ने बोला था कि एग्जामिनेशन कर लो, है ना। तो ये सब कुछ कवर हो जाएगा। चले, इतना समझ में आया आपको? क्या क्या आया? सिस्टमैटिक और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है ये। किसका? आ जाओ, किसका मेरे बच्चे? डेटा का, रिकॉर्ड का, स्टेटमेंट का, ऑपरेशंस का और परफॉर्मेंस का। किसका बताना? डेटा का, रिकॉर्ड्स का, स्टेटमेंट का, ऑपरेशन का और परफॉर्मेंस का। अब डेटा का मतलब क्या है बताना? फाइनेंशियल भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। फाइनेंशियल कैसे? आपके सामने बुक्स ऑफ अकाउंट रखे हैं और आपके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखी है। अब आप चेक करोगे क्या बुक्स ऑफ अकाउंट जो बोल रहा है वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रहा है? क्या जो बुक्स ऑफ अकाउंट के एंड रिजल्ट हैं वो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रहे हैं? जैसे कि आप क्लोजिंग बैलेंस उठा सकते हो बैंक का, आप क्लोजिंग बैलेंस उठाओगे, मान लो बैंक में बैलेंस, आपके जो रिकॉर्ड्स हैं बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें बैंक की सारी एंट्री हो रखी है, और लास्ट में जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो 1 लाख का आ रहा है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसी बैंक का क्लोजिंग बैलेंस 2.5 लाख दिख रहा है। तो आप क्या बोलोगे? रिकॉर्ड गलत है, या तो बुक्स ऑफ अकाउंट गलत है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है। तो आप वहां क्वेश्चन रेज कर दोगे, आप वहां क्वेश्चन रेज कर दोगे कि भाई बताओ कि ये क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट ठीक बोल रहे हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक बोल रहे हैं। उस केस में आप क्या करोगे? आप उनसे बोलोगे भैया बैंक स्टेटमेंट लेके आओ। बैंक स्टेटमेंट मंगाओगे, बैंक स्टेटमेंट में 31 मार्च की एंट्री चेक करोगे क्या वही आ रही है, फिर आपको पता चल जाएगा ये ठीक है। अब वहां से अगर वहां 1 लाख आ रहा है तो बुक्स ऑफ अकाउंट ठीक है, अगर वहां 2.5 लाख आ रहा है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। लेकिन फिर बुक्स ऑफ अकाउंट गलत हो गई पूरी, तो यानी बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं ना कहीं एरर है, फिर आप बोलोगे उसे ठीक करो। ये तो हो गया फाइनेंशियल डाटा का एग्जांपल। नॉन फाइनेंशियल डाटा का, नॉन फाइनेंशियल डाटा का एग्जांपल बताइए। हाँ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस तो अलग ही है, परफॉर्मेंस तो अलग ही है, अभी सिर्फ डाटा की बात चल रही है। फाइनेंशियल मैंने समझा दिया आपको। नॉन फाइनेंशियल आप ऐसे ले सकते हो कि भैया क्या कंपनी ने कोई चार्ज क्रिएट करा हुआ है? हाँ करा हुआ है, उसके रिकॉर्ड्स कहाँ हैं? उसके रिकॉर्ड्स क्या है? चार्ज क्रिएट करने के लिए क्या कुछ कंप्लायंस करनी पड़ती है क्या? नहीं, वो तो कंप्लायंस का पार्ट है ना। चलो इसे छोड़ दो। क्या रजिस्टर मेंटेन करे हुए हैं? क्या मैंने आपको रजिस्टर पढ़ाए थे, कौन कौन से रजिस्टर मेंटेन करने हैं? हाँ पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे?
क्या फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करा हुआ है? अगर फॉरेन में कोई ब्रांच है तो क्या उसके रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं 15 दिनों में? पढ़े थे? ये तो फाइनेंशियल नहीं है। क्या मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाए हैं? कहाँ है मिनट्स ऑफ मीटिंग? दिखाओ। क्या वो एजीएम्स की जो और बातें हैं उनसे क्या रिलेट कर रहे हैं? क्या क्वेरम था? बहुत सारे XYZ बन सकते हैं। दुनिया भर की चीजें चेक करनी पड़ती है यार, दिमाग फट जाएगा आपका। क्या लेबर लॉ की कंप्लायंस हो रही है? हाँ, कुछ भी आ सकता है इसमें नॉन फाइनेंशियल डाटा में। क्या जो जितने एम्प्लॉई हैं क्या उनके लिए कुछ सेफगार्ड्स हैं? क्या उनका रिकॉर्ड प्रॉपर रखा जा रहा है? कोई अगर आपने एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो पढ़ा है? हाँ, एम्प्लॉय होता है या लेबर टर्नओवर रेशियो होता है, क्या बोलते हैं? कितना है ना? क्या आप निकाल भी रहे हो? क्या आपको इसकी नॉलेज भी है नहीं है? बहुत सारी चीजें हैं। डन, चलें आगे, आ जाओ। रिकॉर्ड्स का मतलब क्या हो गया बेटा? सिंपल, बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट की डेफिनेशन किसको याद है? सेक्शन, क्लॉज 80, 13 था या 60 था? क्या था बुक्स ऑफ अकाउंट में? इन दोनों को तो कुछ नहीं आता, पता नहीं कहां से लॉ पढ़ के आए हैं। सब कुछ आ जाता है ना? चलो याद कर लेना, मैं बस आपको याद दिला रहा हूं कि आपको कितना आता है। बुक्स ऑफ अकाउंट हमने पढ़ा था कि कंपनी एक्ट के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट की डेफिनेशन क्या है। आ जाओ। तो रिकॉर्ड का मतलब हो गया बुक्स ऑफ अकाउंट, आप चेक करोगे। अगला क्या हो गया? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया बेटा? आपने बीएसटी तो पढ़ी होगी, वहां आपने मैनेजमेंट के लेवल पढ़े थे। हाँ, क्या ऑपरेशन लेवल था कोई? क्या वहां पे मैनेजर्स हायर होते थे? कौन कौन से मैनेजर होते थे? सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, ये सब क्या है? बहुत सारे होते हैं। ये सब क्या है? एक बिजनेस एंटिटी के ऑपरेशंस हैं, तो वो ऑपरेशंस भी आपको चेक करने होते हैं कि सेल कैसा है, प्रोडक्शन कैसा है। चले, फिर क्या बेटा, सबसे लास्ट में आपको परफॉर्मेंस इवेल्युएट करनी है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट हो गया है ना। आपको सबसे लास्ट में क्या करना है? परफॉर्मेंस इवेल्युएट करनी है। क्या लास्ट ईयर के हिसाब से हमारा पीएसआर आ रहा है? हाँ, प्रॉफिट बोल रहा था वैसे, नेट प्रॉफिट रेशो। क्या लास्ट ईयर के हिसाब से आ रहा है? क्या जीपी रेशो उस हिसाब से आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिछली बार जीपी रेशो 15% था, इस बार 2% ही है? फिर आप क्वेश्चन रेस करोगे, मान लो पिछले साल हमारा जो जीपी रेशो निकल के आ रहा था 20% था, और इस बार जब आपने ऑडिट करा आपको दिख रहा है 2% है। ऑडिट रिपोर्ट में क्या लिखना चाहोगे? खर्चे तो उतने ही होंगे एंटिटी के। आप ये भी लिख सकते हो कि गोइंग कंसर्न भी इफेक्ट हो सकता है। तो आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि भैया 2% 18% कहाँ गया, रीजन क्या है इसका? हो सकता है मार्केट से डिमांड ही खत्म हो गई, कोरोना चला गया, मास्क का बिजनेस था। आ रहा है समझ में? कोरोना चला गया, मास्क का बिजनेस था, डिमांड खत्म हो गई। डिमांड खत्म हो गई तो गोइंग कंसर्न इफेक्ट करेगा नहीं करेगा? तो ऑडिटर को क्या लिखना पड़ेगा नहीं लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। आपने सीखा है सेक्शन 143 में कि क्या क्या चीजें मेरे को लिखनी है। उस वक्त तो आपको मजा नहीं आ रहा होगा, आप सोच रहे थे ये ऐसे ही थकेला सेक्शन है, लेकिन बहुत बड़ा सेक्शन है 143 जो बताता है कि आपको क्या क्या चेक करना है और क्या क्या लिखना है। आ रहा है समझ में? तो घर पे जाके जिनका पेपर भी हो गया है लॉ का, वो एक बार देखना खोल के दोबारा से, इन ये वाले सेक्शन 139 से लेके 148 तक, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट 143 है ऑडिट के पर्सपेक्टिव से। डन? आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं सर कुछ नहीं आ रहा। चले, आया इतना समझ में? आ जाओ। तो दोबारा से मैं पढ़ना चाहूंगा, कह रहा है सिस्टमेटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ डाटा, रिकॉर्ड्स, स्टेटमेंट, ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस का। सही है, चलें आगे।
फिर कह रहा है ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी कैसी हो सकती है भैया? प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकती है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकती है, कॉर्पोरेट भी हो सकती है, नॉन कॉर्पोरेट भी हो सकती है, फॉर ए स्टेटेड पर्पस टू। पर्पस क्या है हमारा ऑडिट का भैया? ऑडिट का पर्पस क्या है? क्या मैनेजमेंट को जेल भिजवाना? आप मेरे को बताओ, ऑडिट का पर्पस क्या है? हाँ, कुछ फ्रॉड नहीं हो रहा ये चेक करना। तो फिर गवर्नमेंट जो अथॉरिटी है वो क्या करेंगी? स्टेटमेंट मेंटेन करवाना। और बोलो बोलो, बिना देखे बोलो प्लीज, जो जो मन में आ रहा है वो बोलो। इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेशन करना। अभी आप आगे पढ़ोगे डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। और वेरीफाई करना, ये तो प्रोसेस है। अरे अभी तो सिखाया वेरीफाई करना, यहां पे आया ना एग्जामिनेशन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन में, ये तो प्रोसेस है। रीजन क्या है ऑडिट का? लास्ट में हमें जो ऑडिट करके जो बात बतानी है वो क्या है? क्या मैनेजमेंट को जेल भेजना है? क्या फ्रॉड ढूंढना है? हाँ, क्या फ्रॉड ढूंढना है? क्या पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी फ्रॉड ढूंढने की? तो सुनो, बस एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव है इसका, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। हमें क्या करना है? सिर्फ एक ओपिनियन देनी है। हमें क्या करना है? सिर्फ एक ओपिनियन देनी है अपनी, कि मेरे हिसाब से इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये दिक्कत है। ऐसा क्यों आया? ऐसा इसलिए आया कि भैया मेरे को बताना कंपनी का जो तरीका है, मोस्टली तो कंपनी में ही ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, तो जो कंपनी बनी है, कंपनी किसके पैसे से बनी है बताना? शेयर होल्डर के पैसे से। चला कौन रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर्स। डायरेक्टर ही तो चला रहा है, सारी पावर किसके हाथ में होती है? बोर्ड के हाथ में। तो बोर्ड चला रहा है, लेकिन पैसा और किसी का चला और कोई रहा है, तो एक बंदा आपको लगाना पड़ेगा ना चेक करने के लिए क्या प्रॉपर चीजें चल रही है या नहीं चल रही, और वो भी इंडिपेंडेंट बंदा होना चाहिए। तो वो इंडिपेंडेंट बंदा कौन है? ऑडिटर। वो ऑडिटर चेक करके बताता है कि भैया यहाँ यहाँ दिक्कत है और यहाँ यहाँ इन्होंने ऐसे ऐसे ये चीजें करी हुई है। तो हमारा काम फ्रॉड जेल भेजना नहीं है मैनेजमेंट को। अगर उसको जेल भेज देंगे हमारी फीस कौन देगा मेरे भाई? फीस तो उन्हीं से मिलेगी हमें। हाँ, वही हमें हायर कर रहा है, हम उसे जेल भेज दें। हमारा काम क्या है फिर? बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना और उस पर अपनी ओपिनियन देना। क्या एडवाइस दे दूं अपनी? एडवाइस और ओपिनियन में फर्क है। मैं बोल दूं जाके बोर्ड को कल से ये 3 मैनेजर को हटाओ, बोल सकता हूं? बोलो। मैं एडवाइस नहीं दे सकता, मैं कोई कंसल्टेंसी देने नहीं गया हूं वहां पे। मैं ऑडिटर हूं, मेरे को बस ओपिनियन देनी है वहां पे कि यहाँ पे प्रोडक्शन में दिक्कत है, यहाँ प्रोडक्शन जो आपका एक फंक्शन है ना प्रोडक्शन, यहाँ पे ये दिक्कत है। मेरे को नहीं बोलना कि इसको हटाओ या इसको रखो, मेरे को तो बस अपनी ओपिनियन देनी है कि यहाँ परचेज में ये दिक्कत है, आप ठीक से रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे परचेज के, आपके पास स्टॉक का कोई सिस्टम ही नहीं है। आ रहा है समझ में आपको? डन। तो मैं वहां कोई कंसल्टेंसी कोई एडवाइस देने नहीं गया। मेरा काम कितना है? सिर्फ सारी चीजें एनालाइज करना और उसके ऊपर अपनी ओपिनियन देना। क्या देना? अपनी ओपिनियन देना। ओपिनियन क्या देते हैं हम? वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज गिव ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट, यही देनी है। दोनों के बारे में यही बोलना है। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है? क्या प्रॉफिट एंड लॉस सही से डिटरमाइन करा गया है? ये हमें ओपिनियन दे रही। पढ़ेंगे ओपिनियन में किस किस तरह की ओपिनियन होती है। ओपिनियन के भी बेटा टाइप्स हैं, ओपिनियन के भी टाइप्स हैं। जैसे मैं बता देता हूं एक छोटा सा, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दोगे। आप कैसी रिपोर्ट दोगे? अनक्वालिफाइड, यानी आप बोलोगे कंपनी क्लियर है भाई। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप क्या करोगे? क्वालिफाइड रिपोर्ट दोगे। क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब ये हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू सब्जेक्ट टू देयर जीपी विच इज फॉल बाय 20 to 2%। आ रहा है? तो ये आपने क्या डाल दी? एक क्वालिफिकेशन डाल दी, ये एक एडवर्स रिमार्क डाल दिया। फिर उसका आप रीजन भी लिखोगे नीचे कि एडवर्स रिमार्क इसकी वजह से आया है।
पूछोगे क्योंकि मैनेजमेंट से, तो मैनेजमेंट बताएगा, फिर मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन भी लिखोगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? डन। तो हमें क्या करना है, अपनी ओपिनियन देनी है। ओपिनियन में पढ़ाऊंगा वैसे डिटेल में, अभी दो मैंने बता दिया आपको, एक क्वालिफाइड एक अनक्वालिफाइड, डिस्क्लेमर भी होती है वो बताऊंगा। चलें आगे, चलो इतना समझ में आया? हाँ, तो हम क्या बोल सकते हैं मेरे बच्चे, ये क्या है, सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ डाटा रिकॉर्ड्स स्टेटमेंट ऑपरेशन परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी फॉर ए स्टेटेड पर्पस दैट इज टू एक्सप्रेस ए ओपिनियन। क्लियर है? समझ में आया ऑडिट का मतलब क्या है? हाँ, चलें आगे, चलो आपको समझ में तो आ गया होगा 4 पेज का मतलब कितने घंटे हैं। आप आ जाओ। अब कह रहा है फ्रेमवर्क क्या है बेटा ऑडिट के, ऑडिट के बेटा फ्रेमवर्क क्या होते हैं। पहले तो आप ये बताओ मेरे को कि फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है। देख के बताओ, नेट में चेक करो। अरे लिटरल रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन, पहला रूल, पहले डिक्शनरी मीनिंग देख लेते हैं फिर इंटरप्रिटेशन निकालेंगे। जल्दी। हाँ, बेस स्ट्रक्चर, यानी मैं आपको यहां पे बता देता हूं, यहां पे हमारा मतलब यह है कि हमारा बेसिस क्या है। अगर आप चेक कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो आप बेस क्या लोगे। अब आपने बचपन में और अभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप पढ़ रहे हो, तो बताओ किसी चीज की अकाउंटिंग चेक करने के लिए क्या बेस होगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अरे AS2 बोलता है आपको, क्या बोलता है? इन्वेंट्री का वैल्यूएशन बोलता है कैसे करना है ना। AS10 क्या बोलता है? PPE, वो बताता है कि कैसे कॉस्ट को रिकॉर्ड करना है, क्या क्या कैपिटलाइज होगा, कैसे उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है ना। अगर इंटेंजिबल है तो कैसे अमोर्टाइज करना है। आ रहा है या नहीं आ रहा? और कौन सा है? AS7 नहीं पढ़ा, कंस्ट्रक्शन का है, फ्यूचर में पढ़ोगे। AS16 बोरोइंग कॉस्ट, मुझे याद है, शर्म आनी चाहिए। बोरोइंग कॉस्ट, वो बोलता है कि बोरोइंग कॉस्ट का मतलब क्या है, बताता है ना। क्वालिफाइंग असेट कौन सी होती है, नॉन क्वालिफाइंग कौन सी होती है, कुछ सब्सटेंशियल वब्सटेंशियल का वहां कुछ गेम है। चलो AS13, AS13 12 है वो, इन्वेस्टमेंट। AS12 गवर्नमेंट ग्रांट। AS11 फॉरेन एक्सचेंज। सारे आते हैं। ये सब क्यों पढ़े हैं आपने? सबसे पहले अगर आप किसी ऐसी पोजीशन पे हो जो अकाउंटिंग करवा रहे हो आप, तो उन्हें सिखाओगे, लेकिन अगर आप ऑडिटर हो तो आप उनके हिसाब से जो आपने ये फ्रेमवर्क पढ़े हैं आप चेक करोगे। क्या भैया वो मान लो कौन सा मेथड इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का प्रोहिबिटेड है, बताना। AS मना करता है ना ये वाला मेथड नहीं लगाना। लीफो को मना करा जाता है ना, लीफो प्रोहिबिटेड है, मना करा जाता है। तो अगर वहां लीफो फॉलो हो रहा होगा आप क्या बोलोगे? गलत है। दूसरी चीज, अगर वो कॉस्ट पे ही दिखा रहे हैं, उनने पॉलिसी बना ली कि मैं कॉस्ट पे ही दिखाऊंगा इन्वेंट्री, आप क्या बोलोगे? गलत है। आप बोलोगे बदतमीज है क्या, ले पढ़ इधर आ, साइड में लेके जाओगे उसको, AS2 पढ़ाओगे, फिर उसको क्या बोलोगे? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। ठीक है, चलो आया समझ में। तो एक तरह का ऑडिट फ्रेमवर्क हो गया, ये बेस हो गया ना यार। मान लो आप किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, मान लो आप किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, तो क्या कंपनी एक्ट काम आएगा आपके एज ए बेसिस? ऑडिट तो आपको सबका करना है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों डाटा। तो कंपनी एक्ट क्या काम आएगा? क्यों आएगा? ऑपरेशंस तो सारे वहीं लिखे हैं, कैसे चलाना है एक कंपनी को, सब कुछ वहां लिखा हुआ है कंपनी एक्ट में। अगर चार्ज बन रहा है तो चार्ज के केस में फॉर्म कौन सा फाइल होगा, रजिस्टर बने हैं तो कौन से फॉर्म में रजिस्टर बने जाएंगे, रजिस्टर के भी है ना फॉर्म, कौन कौन से हैं बताना। रोहन आया, उसके पापा का फोन है।
हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। बढ़िया बढ़िया सर। हाँ हाँ सर, बढ़िया, क्लास चल रही थी सर, लेकिन अभी बताएं। यहाँ पे तो पढ़ता है सर हमारे सामने तो, लेकिन पता नहीं क्यों रोज लेट आता है, 12 बजे के बाद बोलता है कि मैं रात भर पढ़ता हूँ तो मेरे को सोना होता है। हम्म, बोलता तो हाँ हाँ, टेस्ट तो परफॉर्म करता है जो टेस्ट होते हैं यहाँ पे। हम्म, जी। अ, ठीक है सर, ओके। हाँ जी, कहाँ थे हम? हाँ, मैं बात कर रहा था किसकी? कंपनी एक्ट की। क्या मैडम, क्या चेक कर रहे हो? अच्छा, क्या कंपनी एक्ट की बात कर रहा था मैं। चल रहा है ना ये? ऑन है। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था, कंपनी, अगर आप किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, और वो 1956 में रजिस्टर्ड हुई थी, तो क्या कंपनी एक्ट 13 अलग आप फॉलो करोगे वहां पे? हाँ, बोलो। फॉलो करोगे? कंपनी एक्ट 13 फॉलो करोगे? क्यों? वहां पे लिखा हुआ है कि प्रीवियस एक्ट में बनी हो चाहे यहां बनी हो, उसको ये फॉलो करना पड़ेगा। सही है। तो कंपनी एक्ट 13 में बहुत सारी बातें हैं, दुनिया भर की बातें हैं, इतनी बातें हैं सर मुझे याद ही नहीं हो रही है, लेकिन आपको वो सारी फॉलो करवानी है जब आप ऑडिटर बन जाओगे। आप क्या बोलोगे? भैया रजिस्टर मेंटेन हुआ, अगर कोई ब्रांच है तो ब्रांच में क्या मेंटेन हो रहा है, अगर कोई चार्ज क्रिएट करा क्या उसका फॉर्म फाइल कर दिया, अगर कोई सेटिस्फाई हो गया है चार्ज क्या उसका फॉर्म फाइल हो गया, क्या कोई फ्लोटिंग चार्ज जो था क्या कोई नॉन कंप्लायंस करी, अगर कोई नॉन कंप्लायंस करी तो क्या वो फिक्स बन गया, क्या उसे फिक्स की तरह ट्रीट करा जा रहा है, और क्या क्या पढ़ा था बताओ, और कौन कौन से चैप्टर थे बताओ, क्या ऑडिटर का अपॉइंटमेंट तमीज से कर रहे हो या नहीं कर रहे, क्या 60 दिन 90 दिन 30 दिन कुछ ऐसा ऐसा गेम था क्या वो सब देख लिया? हाँ, क्या और क्या था यार, ये मेरे को याद दिलाओ थोड़ा थोड़ा। क्या प्रोस्पेक्टस आईपीओ लाने से पहले तमीज से निकाला था या नहीं निकाला था? क्या अगर एप्लीकेशन मनी आ गई है क्या उसको रिफंड कर दिया गया है या नहीं कर दिया गया? क्या एप्लीकेशन मनी, क्या डिविडेंड डिक्लेयर करके पे कर दिया या नहीं करा? क्या अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करा या नहीं करा? क्या आईपीएफ फंड में ट्रांसफर करा या नहीं करा? दुनिया भर की चीजें हैं, सब आपको याद रखनी है। तो ये सब आपको चेक करनी है कि कंपनी के ऊपर क्या क्या एप्लीकेबल था और उसने क्या कंपनी एक्ट तमीज से फॉलो करा या नहीं करा। अगर प्रॉफिट, नेटवर्थ और टर्नओवर एक लिमिट से ऊपर है तो क्या सीएसआर कमेटी बनी या नहीं बनी? क्या सीएसआर कमेटी बनी तो क्या 135 के हिसाब से गेम हुआ या नहीं हुआ? क्या कहीं फॉरेन में तो आप सीएसआर एक्टिविटी नहीं कर रहे क्योंकि हमें लोकल एरिया में करनी होती है? अरे आता है या नहीं आता? क्या आप कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो पैसा नहीं दे रहे सीएसआर में? दे सकते हैं? नहीं दे सकते, भगवान ही मालिक है। आ जाओ। तो सुनो, फ्रेमवर्क में बेटा, फ्रेमवर्क में सबसे पहले क्या आ गए? लीगल प्रोविजन। फ्रेमवर्क का मतलब यहाँ पे बेसिस है कि आप कोई ऑडिट कर रहे हो तो उसका क्या क्या बेस बनेगा, यानी आप किन चीजों को बेस बना के चीजें चेक करोगे। अच्छा मेरे को बताओ, कम इनकम टैक्स एक्ट कितना हो गया आपका, कुछ पूछता हूँ उसमें से। इनकम टैक्स एक्ट, सैलरी वाले का क्या ही ऑडिट होगा, है ना? चलो, मान लो आप किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे थे तो आप वहां पे देखोगे क्या डिडक्शन, क्या इनकम टैक्स का प्रोविजन बनाते वक्त क्या डिडक्शन ठीक से ली गई है या नहीं ली गई, है ना? क्या प्रोविजन तमीज से क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ, है ना? आ रहा है या नहीं आ रहा? चले, तो सुनो, अब कह रहा है फ्रेमवर्क ये है बेटा, लीगल प्रोविजन हमें फॉलो करने हैं, यानी लीगल प्रोविजन को हमें क्या लेना है, एज ए बेस लेना है। जैसे कि कंपनी एक्ट को बेस बनाओगे आप, इनकम टैक्स एक्ट को बेस बनाओगे, सीजीएसटी एक्ट को बेस बनाओगे, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को बेस बनाओगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट को बेस बनाओगे,
एलएलपी एक्ट को बेस बनाओगे। क्या यहाँ पे बोनस एक्ट लिख दूं? बोनस एक्ट पढ़ा है, बीकॉम में है? नहीं है, बोनस एक्ट है। क्या ग्रेचुइटी लिख दूं? हाँ, आंसर इज यस। यहाँ पे और भी बहुत सारे लॉ आ सकते हैं, सब्जेक्ट टू कि वो आपकी कंपनी पे एप्लीकेबल हो जिसका आप ऑडिट करने गए हो। लेबर भी आ सकता है, कोई सा भी आ सकता है जो उस पे लग रहा होगा। आईटी एक्ट भी आ सकता है, इनकम टैक्स में होता है, उसका इनकम टैक्स में ऑडिट है जो आपने पूछा मेरे को। ठीक है, तो यानी आपको लीगल प्रोविजंस यानी लीगल जितने भी एक्ट हैं उनको अपना बेस बनाना है अगर आप कहीं ऑडिट करने जा रहे हो तो। आया समझ में? आगे चले। फिर कह रहा है स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग आपको फॉलो करने हैं। स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, अकाउंटिंग तो करने ही करने हैं, ऑडिट करते वक्त स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग भी आपको फॉलो करने हैं जो आपके आईपीसीसी और फाइनल में भर भर के हैं, पूरे गोते लगाओगे आप। चले आ जाओ। स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग बेटा दो तरह के हैं, जो हमारा आईसीआई प्रेस्क्राइब करता है ना, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। ये हमारा ये वाला बोर्ड है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। क्या है? ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। कौन कौन सा बोर्ड है? ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, जो प्रेस्क्राइब करता है क्या? हमारे एसेज। ये बोर्ड कहाँ पे है? ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड कहाँ पे? आईसीएआई के अंदर एक बॉडी बनाई गई है जो एसए बनाती है। सही है, आ जाओ। और ये क्या है बेटा? IAASB ऑफ IFAC। IFSC का मतलब है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ये बनाती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ये क्या बनाती है मेरे बच्चे? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। आ गया? तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आपकी कंपनी इतनी बड़ी है कि वो कहीं बाहर भी उसके ऑपरेशंस चल रहे हैं। आ रहा है या नहीं आ रहा? सही है, बोरिंग तो नहीं लग रहा? चले, मजा आ रहा है? चलो, तो एसए फॉलो करने पड़ेंगे। और आईएसए का मतलब क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। वो कौन बनाता है? इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस बोर्ड। आ रहा है? चलें आगे। तो यानी सिंपली अगर बोल दूं तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, बोथ इंडिया वाले और इंटरनेशनल। आया? फिर ये बोलता है बेटा आपको प्रोनाउंसमेंट भी फॉलो करने हैं। प्रोनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है? प्रोनाउंसमेंट का मतलब होता है अनाउंसमेंट्स। फॉर्मल अनाउंसमेंट इज कॉल्ड प्रोनाउंसमेंट। आ गया? प्रोनाउंसमेंट का मतलब कैसे समझोगे आप? अभी एक प्रोनाउंसमेंट आया हुआ है आरबीआई का 2000 के नोट के बारे में, एक तरह का प्रोनाउंसमेंट है। हाँ, कितनी तारीख रखी है बताना उन्होंने? 30 सितंबर। उसके बाद अगर आप कहीं पे कैश देखोगे तो आप क्या पूछोगे उनसे? भैया रीजन बताओ, क्यों नहीं बदला, कहां से आया, बताना पड़ेगा। एक तरह का वो प्रोनाउंसमेंट हो गया। हमारे इंस्टीट्यूट के भी प्रोनाउंसमेंट आते रहते हैं। ठीक है, सीजीएसटी एक्ट में भी प्रोनाउंसमेंट आते रहते हैं। कोई भी नई अनाउंसमेंट आई उसको आपको कंप्लाई करवाना पड़ेगा। जैसे अभी सीजीएसटी एक्ट में आई है नई नई प्रोनाउंसमेंट कि अगर कोई 5 करोड़ का किसी का टर्नओवर है पिछले साल में, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर 5 करोड़ तक का टर्नओवर रहा है तो आपको ई इनवॉइसिंग करनी है। आपको क्या करना है? ई इनवॉइसिंग करनी है। वो एक गवर्नमेंट के पोर्टल से होती है मेरे बच्चे। ठीक है, अभी तक तो आप क्या करते थे, छोटी कंपनी थे तो जैसे मर्जी इनवॉइस बना के चेंज कर देते थे, लेकिन अब अगर आप गवर्नमेंट के पोर्टल से इनवॉइस निकालोगे तो क्या कोई हेरा फेरी हो पाएगी? नहीं। तो 5 करोड़ या उससे ज्यादा की कंपनी पे अभी अभी ई इनवॉइसिंग लगाई है, वो 1 अगस्त से मेरे ख्याल से एप्लीकेबल है। 1 अगस्त से एप्लीकेबल है, इस वाले अगस्त से। डन? तो वो एक तरह का क्या हो गया? बोलो। प्रोनाउंसमेंट हो गया। प्रोनाउंसमेंट हमें फॉलो करना पड़ेगा। डन? तो बेटा बहुत वास्ट एरिया है ऑडिट का। आ जाओ। कह रहा है प्रोनाउंसमेंट जो इशू कर रहे हैं कि आईसीआई ने, आईसीआई कैसे इशू करता है? गाइडेंस नोट लाता है वो और स्टेटमेंट्स निकालता है। कैसे लाता है? गाइडेंस नोट लाता है और स्टेटमेंट निकालता है। डन? तो वो भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर कोई गाइडेंस नोट आया है तो। डन? गाइडेंस नोट क्यों आता है? अरे हमने कोई स्टैंडर्ड बना दिया, हमने कोई स्टैंडर्ड बना दिया। अब स्टैंडर्ड में 3 मेथड बता दिए, फीफो, लिफो, वेटेड एवरेज। उसके लिए गाइडेंस नोट निकाला कि लिफो मत लगाना, ये दोनों लगा लेना। आया समझ में? वहां तो 3 मेथड बता दिए,
लेकिन गाइडेंस नोट निकाल के बोल दिया कि ये मत लगाना, ये लगाना। आया या नहीं आया? तो गाइडेंस नोट फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए होता है या गाइड करने के लिए होता है कि भैया आपको काम करना कैसे है। क्लियर है? चले, यहां तक क्लियर है सब कुछ? हम क्या पढ़ रहे हैं बताना? फ्रेमवर्क ऑफ ऑडिटिंग। इससे पढ़ा हमने इससे पहले कि ऑडिट का मतलब क्या है। चले आगे, चलो। कह रहा है इश्यूड बाय कौन? या तो आईसीआई इशू करेगा या कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी करेगी, जैसे आरबीआई, आईआरडीए और सेबी। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो सेबी के जितने भी अनाउंसमेंट होंगे यू हैव टू फॉलो, है ना। अगर आपकी कंपनी बैंक का ऑडिट कर रहे हो तो आरबीआई के अनाउंसमेंट फॉलो करने पड़ेंगे। आ रहा है या नहीं आ रहा? अब वहां पे आप जाके चेक करोगे कि 2000 के नोट अगर आए हैं तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रखी है या नहीं रखी 30 सितंबर के बाद। ठीक है? आ रहा है या नहीं आ रहा? चले, आप सीख गए कौन कौन सी चीजों के तहत आपको ऑडिट करना है, बताइए। लीगल प्रोविजन, स्टैंडर्ड्स और प्रोनाउंसमेंट। प्रोनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है? फॉर्मल अनाउंसमेंट, जो कौन देगा? या तो आईसीआई देगा या फिर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी देगी। आया या नहीं आया? एमसीए रेगुलेटरी अथॉरिटी है? हाँ है। एमसीए भी सर्कुलर लाती रहती है, एमसीए के नए नए सर्कुलर आते रहते हैं, तो वो सब भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। यानी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच लगानी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा जो अपडेट्स होंगे यू हैव टू अपडेटेड, है ना। आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए अगर आप ऑडिट करने चाह रहे हो तो। चले, आया या नहीं आया? अगला आ रहा है टाइप्स ऑफ ऑडिट। हाँ हाँ, ऑडिट के भी हमारे पास बच्चे टाइप्स हैं। देखना, एक है बेटा कौन सा ऑडिट? स्टैच्यूटरी ऑडिट। और एक कौन सा है? वॉलंटरली ऑडिट। आप मेरे को बताओ फर्क, इधर फर्क बताओ आप मेरे को, स्टैच्यूटरी ऑडिट और वॉलंटरली ऑडिट में फर्क बताइए। किसी लॉ के अकॉर्डिंग करना होता है और वॉलंटरली? अरे भैया मेरी मेरी एक कंपनी थी, या कंपनी छोड़ो, मेरी एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न थी। प्रोप्राइटरशिप कंसर्न पे वैसे कोई ऑडिट नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स ऑडिट है, बताऊंगा कब है डन। तो मेरे वहाँ ना, मेरे को ऐसा लग रहा था कुछ फ्रॉड चल रहा है। मेरे नीचे 5-10 एम्प्लॉई हैं, वो काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता था वो रोज गले में से कैश चुरा के ले जा रहे हैं, या कुछ तो स्टॉक कम हो रहा है रोज रोज। तो मैंने क्या करा, मैंने एक प्रोफेशनल को हायर करा या किसी बंदे को हायर करा। मैंने बोला भाई तू स्टॉक की ऑडिट कर दे मेरे, क्या कर दे? मेरे स्टॉक की ऑडिट कर दे। स्टॉक की वो ऑडिट करेगा, फिर वो चेक करेगा कि ओपनिंग में कितना आया, परचेज कितना आया, तो क्लोजिंग में इतना होना चाहिए। वो चेक करेगा तो गलती निकल के आएगी, बोलेगा क्लोजिंग में तो इतना है नहीं, यानी कहीं तो लूपहोल है। आ रहा है या नहीं आ रहा? तो वो वॉलंटरली ऑडिट हो गया। और स्टैच्यूटरी ऑडिट कौन सा हो गया? जो कहीं एक्ट में लिख दिया कि आपको ऑडिट कराना मैंडेटरी है, आपको ऑडिट कराना मैंडेटरी है। जैसे कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर कोई कंपनी है तो कंपनी को ऑडिट कराना ही कराना है, कंपनी को ऑडिट कराना ही कराना है, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। 143 में ही लिखी है ये बात भी। कहाँ लिखी है? 143 में ही। याद है आपको? नहीं सर मत पूछो। चलें आगे, चलें। चलो अच्छा, क्या सीजीएसटी एक्ट में आपने पढ़ा कहीं ऑडिट की रिक्वायरमेंट? पढ़ा ही नहीं? चलो मैं बता देता हूं। वहां पे भी ऑडिट की एनुअल रिटर्न जाती है। एनुअल रिटर्न के बारे में पढ़ा? क्या होती है एनुअल रिटर्न? क्या, कौन सा फॉर्म होता है एनुअल रिटर्न में? सीजीएसटी एक्ट की बात कर रहा हूँ, जीएसटी की बात कर रहा हूँ। जीएसटी में एनुअल रिटर्न जाती है? हाँ, बेटा एनुअल रिटर्न का जो फॉर्म होता है, किसी का फोन है? आप पे भी आ रहा था? कट गया, अपने आप कट गया। एनुअल रिटर्न का जो फॉर्म होता है बताना। नहीं याद नहीं है? याद नहीं है? जीएसटीआर 1 किसका फॉर्म होता है, याद है? सर ने पढ़ाया था। जीएसटीआर 3 भी किसकी होती है? हम्म? मैडम बाद में बोल दो, बाद में करते हैं। कॉल अरेंज बोल दो, कॉल अरेंज करके मैं करते हूँ। हाँ क्या बात चल रही थी?
सुन लो मैं बता देता हूँ, 3 फॉर्म ही तो मेन होते हैं उसमें। जीएसटीआर 1 में जाती है सेल्स की रिपोर्ट सारी, जितने भी हमने सेल करी है। जीएसटीआर 3B में जाता है कि टोटल सेल कितनी करी, टोटल इनपुट कितना करा और कितना टैक्स बन रहा है, यानी उसमें पेमेंट होती है 3B में। जीएसटीआर 1 सेल की रिपोर्ट हो गई, 3B क्या हो गई, जिसमें टैक्स पे होता है इनपुट लेने के बाद। डन। और जीएसटीआर 9 होती है एनुअल रिटर्न। जीएसटीआर 9 क्या होती है, एनुअल रिटर्न। इसी में बोला गया था कि एक फॉर्म है जीएसटीआर 9C, जिसमें हम क्या बोलेंगे, सीए से सर्टिफाइड करवाएंगे। तो वो एक तरह से जीएसटी ऑडिट हो गया, जिसका 2 करोड़ से या 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है उस पर वो लगता था, लेकिन अब वहां पे भी हटा दिया गया है। अब वहां पे बोल दिया कि आप वॉलंटरली, यानी जिसकी फर्म है ना, जिसकी कंपनी है, उसके ही साइन लग के वो हो जाएगी। तो सीए की सर्टिफिकेशन वहां से हटा दी गई। पहले वो जीएसटी ऑडिट होता था, उसको जीएसटी ऑडिट बोला जाता था, लेकिन अभी इनकम टैक्स ऑडिट होता है। इनकम टैक्स ऑडिट के कौन से सेक्शन में होता है, अभी पढ़ा नहीं है, चलो मैं बता देता हूँ। सेक्शन 44AB है, क्या है, 44AB, जिसमें बोला जाता है, आपको पता होना चाहिए था, जिसमें बोला जाता है कि अगर किसी का टर्नओवर कितने से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा है, तो उसको ऑडिट करवाना है, उसको ऑडिट करवाना है। तो ये कौन सा ऑडिट हो गया, इनकम टैक्स का ऑडिट। अगर किसी एक्ट ने बोला क्या, हाँ एक्ट ने बोला, तो एक तरह का कौन सा ऑडिट हो गया, स्टैच्यूटरी ऑडिट हो गया। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा, सही, इनकम टैक्स का ऑडिट है वो। अच्छा, अगर वहां पे एक बात और है, आपने अगर अपनी कंपनी का प्रॉफिट 6% या 8% से कम दिखाया है, तब भी करवाना होता है। अगर 44AD क्या बोलता है, 6 दिखा लो या 8 दिखा लो, आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट, लेकिन अगर उससे कम दिखाया तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। आ रहा है या नहीं आ रहा, हाँ। 44AB में और भी है, सर्विस के केस में कितनी लिमिट है, 50 लाख, इसको याद है बच्चे को, ठीक है। चलें आगे, चलो। तो टाइप्स ऑफ ऑडिट में स्टैट्यूटरी ऑडिट है और वॉलंटरी ऑडिट है। स्टैट्यूटरी ऑडिट हम किसको बोलते हैं मेरे बच्चे, रिक्वायर्ड बाय लॉ। और वॉलंटरी किसको बोलते हैं, नॉट रिक्वायर्ड बाय द लॉ। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया कि भैया स्टॉक में कुछ चोरी वोरी हो रही थी, तो मैंने बोला स्टॉक का ऑडिट करवा लेते हैं, तो वो ऑडिट करवा लिया, वो क्या कहलाएगा, वॉलंटरली। आ रहा है, आ जाओ। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पे है, अंडर कंपनी एक्ट 2013 में है, कहता है ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें कराना होता है। एक तो ये 143 में है, और एक 148 में भी ऑडिट होता है ना, ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट। 148 है या 149 होगा शायद, देख लेना। 148 में रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं कॉस्ट के, उसी में नीचे लिखा होगा कि ऑडिट भी कराना है, ठीक। तो आपको कॉस्ट का ऑडिट कराना पड़ता है। और कह रहा है ऑडिट अंडर फिस्कल लॉ, ये कौन सा हो गया, इनकम टैक्स। फिस्कल लॉ कौन से हो गए, फिस्कल लॉ बोले तो फाइनेंशियल लॉ, जिसके थ्रू हमारी गवर्नमेंट पैसा रेज कर रही है, तो उसमें अगर कोई ऑडिट है, तो अभी तक यहाँ पे 44AB का ऑडिट है, इनकम टैक्स एक्ट में जो होता है, अगर 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है तो। आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है या नहीं आ रहा, अंदर है। चलो, ऑडिट अंडर अदर लॉ। अदर लॉ में भी ऑडिट होते हैं, जैसे बैंक, आरबीआई बोलता है ऑडिट कराओ, तो ये क्या है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में लिखा है कि अगर आप बैंक हो तो आपको ऑडिट कराना है, वहां अलग होगा। कंपनी एक्ट का तो चलेगा ही चलेगा। जैसे एक्सिस बैंक लिमिटेड है, एक्सिस बैंक लिमिटेड बैंक तो है ही है, और वो कंपनी भी है, तो उस पर कंपनी का भी ऑडिट होगा और बैंक का भी ऑडिट होगा। आ रहा है समझ में, आ जाओ। और अगर इनकम टैक्स एसएससी है वो, तो इनकम टैक्स का भी होगा। देख लो एक कंपनी में कितने कितने ऑडिट हो जाते हैं। आ जाओ, कह रहा है एलएलपी एक्ट में भी बोला गया है और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट में भी बोला गया है। इनकम टैक्स एक्ट में अगर हम ट्रस्ट हैं तो भाई ऑडिट कराना है क्या, मैं ट्रस्ट हूं कोई, तो मेरे को ऑडिट कराना है क्या इनकम टैक्स एक्ट में, हाँ, ऑडिट कराना पड़ता है। ट्रस्ट के केस में भी ऑडिट कराना पड़ता है। डन, आया या नहीं आया, हाँ। और वॉलंटरली वाला पढ़ लो, ऑडिट बाय एन एंटिटी व्हेन रिक्वायर्ड बाय, बैंक के लोन के लिए ऑडिट कराना है, ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट के लिए ऑडिट कराना है, तो एक तरह के वॉलंटरली ऑडिट हो गए, कहीं स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन किसी फॉर्मल किसी चीज का पार्ट है कि भैया हमें रिक्वायरमेंट है, आप करा के दो। डन, स्टेशनरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी एक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। या स्टॉक ऑडिट भी लिख सकते हो, स्टॉक ऑडिट भी चाहिए होता है ना। बुक डेट का भी ऑडिट होता है मेरे बच्चे। मान लो आप डेटर के ऊपर पैसा उठा रहे हो, आप स्टॉक के ऊपर पैसा उठा रहे हो,
डन। तो उस केस में आपको वॉलंटरली ऑडिट कराने होते हैं। चले आगे, समझ में आ रहा है? चलो, टाइप्स ऑफ ऑडिटर देखो कौन कौन से होते हैं। हाँ, घर वाली बाहर वाली, टाइप्स ऑफ बीवी, ओ सॉरी क्या पढ़ रहे हैं हम, टाइप्स ऑफ बीवी, टाइप्स ऑफ बीवी, घर वाली और बाहर वाली। अरे बीवी भी एक तरह की ऑडिटर ही होती है, जैसे ही आप घुसोगे बता देगी पी के आए हो, ऑडिटर ही तो है वो। हाँ, यहाँ पे अगर कोई लंबा सा बाल मिल गया तो बता देगी मिल के आए हो, समझ सकते हो आप। चलो सुन लो, एक्सटर्नल ऑडिटर कौन होता है भाई? ये प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, जैसे कि हमने पढ़ा था सीए होता है, सीएम में भी होता है कई जगह, है ना, और सीएस भी होता है। हाँ, सीएस भी होता है, बताओ। सीएस भी हो सकता है, सेक्रेटोरियल ऑडिट होता है ना, लिखना तो मैं ना लिखूं, मैं ना लिखूं इसको, भाई मैं मुंह से बोल रहा हूँ, सेक्रेटोरियल ऑडिट होता है ना, बताया था ना मैंने आपको। कौन सा सेक्शन है? डूब के मर जाओ, आ जाओ। एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, या तो वो कोई, सुनो, सबसे पहला पता नहीं, सबसे पहला बोला कि क्वालिफाइड पर्सन होगा, कोई एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन होगी वो, डन, वो कोई एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन होगी। क्या ये घर की ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है? कोई हमारी ब्रांच हमारा ही ऑडिट कर दे आके? नहीं। आ रहा है समझ में आपको किसकी बात चल रही है? एक्सटर्नल ऑडिट, क्वालिफाइड बंदा होना चाहिए और एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए कोई, ठीक है। कह रहा है ऑल्सो नोन एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर व्हेन अपॉइंटेड अंडर रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनी लॉ। आ गया, तो उसे हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी बोलेंगे अगर वो किसी एक्ट में अपॉइंट हुआ है तो। आया या नहीं आया? चले, अब इंटरनल ऑडिटर देख लो, ये कौन होता है? घर का आदमी। बोल रहा है मे और मे नॉट बी प्रोफेशनली क्वालिफाइड। भैया स्टॉक की ऑडिट करानी थी, एक बीकॉम का बंदा बुला के मैंने करवा दी, सीए होना जरूरी नहीं है, कोई 12th पास भी जाके कर सकता है। मैंने उसको बोला भाई तू ही गिन दे, कल से तेरे को सब ऑडिटर ऑडिटर बोलेंगे, लेकिन तेरे आगे एक वर्ड लगा होगा इंटरनल। क्या लगा होगा? इंटरनल। आ रहा है? मे और मे नॉट बी इंटरनल टू दी ऑर्गेनाइजेशन, या तो वो घर का भी हो सकता है और बाहर से भी अपॉइंट हो सकता है। आ रहा है समझ में? घर का बोले तो मैंने ही अपने किसी मैनेजर को बना दिया इंटरनल ऑडिटर, या मैंने बाहर से किसी को अपॉइंट कर लिया। क्या कोई सीए भी हो सकता है? यस हो सकता है, मना थोड़ी है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है। सीएम में हो सकता है, हाँ सीएम में भी हो सकता है। सर यहाँ पे कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना, कोई रिक्शे वाला हो सकता है। आप वहां पे ये चेक करोगे कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए जिसको ये चीज समझ आ जाए। चले, चलो आ गया, आगे चले, ये पढ़ लो, ये ऊपर से ही रिलेटेड है, एक बार रीड कर लेते हैं। नोट, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 138 ऑफ द कंपनी एक्ट 13, सर्टेन कंपनी आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट द इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो करेगा, सच ऑडिट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज स्टैट्यूटरी ऑडिट एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट इज टू फैसिलिटेट और असिस्ट द मैनेजमेंट। कितनी क्या रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे बताना? 138 में, सेक्शन 138 में बोला है कि इंटरनल ऑडिटर आपको बनाना पड़ता है। पढ़ा चुका हूं आपको, मेरे को बताओ कि 138 में कितनी रिक्वायरमेंट थी, कब अपॉइंट करना होता है? हाँ, अरे बदतमीज, 138 में इंटरनल ऑडिट करवाना होता है। इंटरनल ऑडिट की रिक्वायरमेंट कब आती है किसी कंपनी में? वन 138 मैंने पढ़ाया था, और मैंने आपको बोला भी था पढ़ाते वक्त कि देखो हम ना इस सेक्शन में अपॉइंट हुए हैं। दो 200 करोड़ से ऊपर की जो कंपनी होती है, चले, जिसका टर्नओवर 200 करोड़ से ऊपर होता है उसको कराना होता है। आ जाओ बदतमीजो, पहचान लिया मैंने आपको, असली रंग मेरे को पता चल गया आपका। कह रहा है एज पर ए पर्सन एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है इफ अपॉइंटेड बाय द एंटिटी ऑफ द इंटरनल ऑडिट पर्पस कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज एक्सटर्नल। क्या उसको एक्सटर्नल ऑडिटर बोल दें? अरे हमने 138 में कोई इंटरनल ऑडिट कराना है और बाहर का बंदा है, तो क्या उस बाहर के बंदे को एक्सटर्नल ऑडिटर बोल दें? बोलो,
अरे बोलो ना। हाँ, नहीं, है तो वो एक्सटर्नल, लेकिन कहलाएगा वो इंटरनल। क्यों, किस ऑडिट के लिए अपॉइंट हुआ है भाई तू? इंटरनल ऑडिट के लिए, तो तू इंटरनल है। आया या नहीं आया? अच्छा, इसमें ऑब्जेक्टिव भी आएगा आपका, है ना? लॉ में भी ऑब्जेक्टिव है 30 मार्क का, और यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव है 30 मार्क का। ठीक, चले, चलो। तो ऑब्जेक्टिव इसमें ना बहुत इजी इजी आते हैं, लेकिन आपको आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे अभी ये एक केस बना देगा इससे ही, इससे एक केस बन सकता है। एक्सटर्नल टू दी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा बड़ा डाक डाक लिखेंगे कि एक बंदा अपॉइंट करा है अंडर सेक्शन 138 इंटरनल ऑडिट करने के लिए, जो कि एक्सटर्नल टू दी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल ऑडिटर। सीधा आप टिक मारोगे, है ना? क्या बोलेंगे उसे? इंटरनल ऑडिटर। आ रहा है? चलो पढ़ लो, देखो ये बनाया हुआ है नीचे केस। ABC Limited appointed by the A. Ram Associate a CA firm is the internal auditor of the remuneration. इतने का whether the Ram Associate considered as external auditor? No. As the appointment was made as per the requirement of whether the such engagement can be considered statutory audit? आ गया? आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो। चलो, ऑडिट प्रोसेस अब क्या आ गया? बस खत्म हो रहा है। ऑडिट प्रोसेस, प्रोसेस बोले तो यानी हमें काम मिल गया ऑडिट का, हमें काम मिल गया ऑडिट का, हम उसे करेंगे कैसे? स्टेप्स, यानी कैसे उसको परफॉर्म करना है। ठीक, सबसे पहली स्टेज क्या है? देखो, स्टेज 1 बोलता है ऑडिट एंगेजमेंट होगा, यानी पहले मंगनी होगी तभी तो ब्याह होगा। हाँ, तो ये एंगेजमेंट होगी पहले आपकी। एंगेजमेंट बोले तो एंगेजमेंट लेटर साइन होगा। एंगेजमेंट का मतलब ये है कि आप अपॉइंट होगे, यानी आप उसमें एंगेजमेंट लेटर में, ताकि आपके और क्लाइंट के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए, आप उसमें टर्म एंड कंडीशन लिखोगे। टर्म एंड कंडीशन वो एक्सेप्ट करेंगे तो वो आपको अपॉइंट करेंगे, वो एक अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, जिससे आप क्या हो जाओगे मेरे बच्चे? अपॉइंट हो जाओगे। सही है? उस जिस लेटर के थ्रू आप अपॉइंट होगे, उस लेटर को हम क्या बोलते हैं? एंगेजमेंट लेटर। इसके ऊपर पूरा एस्से बना हुआ है, इसके ऊपर पूरा स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग बना हुआ है कि एंगेजमेंट लेटर कैसा होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, किस तरीके से ड्राफ्ट होगा, क्यों बनाया जाता है, क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, सब कुछ सीखेंगे। चलें, या खोलोगे एक बारी? हाँ, एस से 210 है, देखो खुलवाता हूं अभी। एस से 210 क्या बोलता है ये देखो। स्टेज 1 की बात कर रहा हूं अभी मैं, स्टेज 2 पे मत देखना, अभी 1 की बात चल रही है तो 1 में देखना। ठीक, स्टेज 1 की बात चल रही है, तो कह रहा है ऑडिट एंगेजमेंट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है यहाँ पे। अरे क्या होता है मेरे बच्चे? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है। द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट इश्यूड बाय द एंटिटी और लेटर ऑफ एंगेजमेंट इश्यूड बाय द ऑडिटर। आ गया? लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट कौन इश्यू करेगा? हाँ, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट कौन इश्यू करेगा? और लेटर ऑफ एंगेजमेंट कौन इश्यू करेगा? ऑडिटर। थोड़ी देर में। सही है? पैर में दर्द हो रहा है, सैटरडे था ना? नहीं, सैटरडे, सैटरडे को लेग डे था ना यार। लंबा हो गया। थैंक यू। ऑफ एन एक्सेप्टेंस आ गया ये। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट एंटिटी देगी, लेटर ऑफ एंगेजमेंट ऑडिटर देगा। अब एक बार झलक देखते हैं कि ऐसे दिखता कैसा है। पढ़ेंगे नहीं, पढ़ा भी नहीं रहा, मेरे बस की भी नहीं है। आ जाओ, ये देखो, ये क्या है? ऑडिट, ऑडिटिंग अनाउंसमेंट। इसमें क्या क्या है? इनिशियल पेजेस, अनाउंसमेंट ऑफ द काउंसिल, स्टैंडर्ड्स, और ये है आपका एसए। एसए 200 सब पढ़ना है, तभी तो। हाँ, क्या कह रही है छोरी?
210 दिख रहा है कहीं आपको? कंट्रोल एफ करके नहीं मिलेगा? देख रहा हूँ चालू कहाँ से हुआ है। हाँ पक्का? अबे 127 तो इसमें है ही नहीं, 101 है, तो अगले में होगा। 300 आ गया यहाँ तो। कितना बोला? नहीं, 127 कैसे बोला? पेज ही 200 से चालू हो रहे हैं। आ जाओ, देखो, दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? ठीक बा। देखो क्या लिखा है, एग्रीइंग द टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, क्या है ये? एस से 210 जो ऑडिट एंगेजमेंट के बारे में बताता है आपको। ऊपर ऊपर से देखेंगे बस, आ जाओ। स्कोप देखना क्या है इसका, स्कोप देखो ना एक बारी। कह रहा है दिस स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग डील्स विद द ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी इन एग्रीइंग द टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट विद द मैनेजमेंट एंड वेयर एप्रोप्रिएट दो चार्ज विद द गवर्नेंस। ठीक है, ये सब मैं पढ़ा नहीं रहा, बस आपको दिखा रहा हूँ, ठीक, पढ़ा नहीं रहा, अभी डिटेल में नहीं जा रहा। This includes the establishing the certain precondition for an audit responsibility with for which rest with the management and where the appropriate दो charge with governance as per present ऐसे 220 deals with those aspect of the engagement that are जो internal control के बारे में होते हैं, है ना? 220 कंट्रोल के बारे में। आ जाओ, अब ये ऐसे आया था 2010 से, दिख रहा है आपको? 2010 से। ऑब्जेक्टिव इसका ये है, देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर टू एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू द ऑडिट एंगेजमेंट ओनली व्हेन द बेसिस ऑफ ओपिनियन बेसिस अपॉन विच इट इज टू बी परफॉर्म, यानी एग्री होना टर्म एंड कंडीशन पे जिसपे हम उसको उस टास्क को परफॉर्म करने वाले हैं, वो ऑब्जेक्टिव है। इजी नहीं है क्या? बहुत इजी है। कह रहा है एस्टैब्लिशिंग वेदर द प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट आर प्रेजेंट, क्या कोई कंडीशन प्री कंडीशन थी ऑडिट में आने से पहले? हाँ थी, तो वो हमें डालनी पड़ेगी कि फीस कितनी होगी, हम विजिट कितने लगाएंगे, हम किस किस दिन आएंगे, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। समझ में आ रहा है आपको? ये ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर लिखा होगा। देखो छोटा छोटा पढ़ लेते हैं। कंफर्मिंग दैट वेयर देयर इज ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट दो चार्ज विद गवर्नेंस फॉर द टर्म ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। दो चार्ज विद गवर्नेंस का मतलब क्या है यहाँ पे? दो चार्ज विद गवर्नेंस का मतलब यह है कि जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जो ऑथराइज है हमारे साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है, या तो मैनेजमेंट या दो चार्ज विद गवर्नेंस। जो दो चार्ज विद गवर्नेंस का मतलब है हु इज ऑथराइज। आ रहा है? आ रहा है या नहीं? तो यहाँ पे एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होगी, सामने वाले को भी पता होगा कि आज ऑडिटर आएगा, ये वाला एरिया मैं उसको बैठने के लिए दूंगा, उसे अगर लैपटॉप की जरूरत होगी उसे लैपटॉप दिया जाएगा, उसे स्टेशनरी की जरूरत होगी स्टेशनरी दी जाएगी, उसे स्टाफ की जरूरत होगी उसे स्टाफ भी अपॉइंट कराया जाएगा कि ये स्टाफ आपकी मदद करेगा ऑडिट में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? चले चलो, फिर डेफिनेशन है इसमें कुछ कुछ, ठीक है, पढ़ेंगे वो। प्री कंडीशन है ऑडिट की, ठीक, फिर लिमिटेशन है स्कोप, लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू दी ऑडिटिंग, लिमिटेशन ऑफ स्कोप के बारे में भी हम बात करेंगे। एक बार ये पढ़ के देखें लिमिटेशन ऑफ स्कोप क्या होता है। आ जाओ मजा आएगा आपको। कह रहा है इफ एन मैनेजमेंट और दो चार्ज विद गवर्नेंस इम्पोजेस ए लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिटर वर्क इन द टर्म ऑफ द in the term of a proposed audit engagement such that the auditor believes that the limitation will result in the auditor disclaiming the opinion on the financial statement, the auditor shall not accept such a limited engagement as the audit engagement unless required by the law or the regulation to do so। क्या समझ में आया? कह रहा है जिस टाइम, सुन लो प्लीज, जिस टाइम आपका ऑडिट एंगेजमेंट साइन हो रहा है
उसी वक्त मैनेजमेंट कह रहा है हम तुम्हें बंदा नहीं देंगे, तुम खुद करना आके। आपके वर्क के ऊपर वो क्या कर रहा है, लिमिटेशन लगा रहा है। आपका काम है 100 दिन का, कह रहा है 2 दिन में करके दो। मैनेजमेंट क्या कर रहा है, 2 दिन में करके दो। तो आप इस ग्राउंड पे कैंसिल कर सकते हो, आप इस ग्राउंड पे कैंसिल कर सकते हो अपना अपॉइंटमेंट। आप बोल सकते हो हमें अपॉइंट नहीं होना, अगर वहां रिक्वायरमेंट नहीं है तो। जैसे लॉ की रिक्वायरमेंट कैसे होती है, जैसे आपने कंपनी एक्ट में पढ़ा 5 साल के लिए सीधा अपॉइंट हो जाते हो, तो वहां पे तो लॉ की रिक्वायरमेंट हो गई कि आप रहोगे रहोगे। अगर हटाना है तो रिमूवल ऑफ ऑडिटर होगा, और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। याद है या नहीं याद है? हाँ याद है ना। तो कह रहा है कि अनलेस रिक्वायर्ड बाय द लॉ आप उसे मना कर सकते हो, और अगर लॉ से रिक्वायरमेंट है कि मना नहीं कर सकते, तो रिपोर्टिंग में ये बात लिख दोगे कि मेरे को ये काम नहीं करने दे रहे थे इसलिए मैंने डिस्क्लेमर रिपोर्ट दे दी। ये तीसरी टाइप ऑफ रिपोर्ट है, कौन सी, डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर का मतलब ये होता है आपने कुछ नहीं देखा। डिस्क्लेमर का मतलब क्या होता है, आपने कुछ नहीं देखा, आप कुछ क्लेम ही नहीं कर रहे, आप बोल रहे हो भैया मैंने कुछ नहीं चेक कर रहा क्योंकि इन्होंने करने नहीं दिया। तो वो कौन सी रिपोर्ट है, डिस्क्लेमर। आ रहा है? ऑडिट एंगेजमेंट, ये एस से 210 भी समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, मैं समरी बनवाऊंगा इसकी या बनाऊंगा तो उसके थ्रू अपन पढ़ेंगे। आ रहा है या नहीं आ रहा? आ जाओ। फिर कह रहा है अदर फैक्टर अफेक्टिंग द ऑडिट एंगेजमेंट। बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, फीस भी एक फैक्टर हो सकती है। आप मेरे को बोल रहे हो आपको अंडमान निकोबार जाना पड़ेगा, आपको रसिया जाना पड़ेगा, आपकी एक ब्रांच यूक्रेन में, आप बोल रहे हो वहां जाना पड़ेगा। इट मे बी द फैक्टर कि मैं कैंसिल कर दूं। आ रहा है या नहीं आ रहा? चले, अब कह रहा है एग्रीइंग ऑन दी ऑडिट एंगेजमेंट टर्म। तो जो जो भी किस किस टर्म पे आपको बात करनी है, ये सारे यहाँ एग्जाम्पल हैं, इलस्ट्रेटिव है ये। आप और भी चीजें इसमें ऐड कर सकते हो और माइनस भी कर सकते हो। आ रहा है? जैसे आपको ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करनी है, आ रहा है ये कर्सर आ रहा है वहां पे? आपको ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करनी है, आपको मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करनी है, आपको क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या स्कोप है, क्या ऑडिट का, वो बात करनी है। सही है? तो एंगेजमेंट लेटर में वो सारी चीजें आ जाएंगी, एक फॉर्मेट होगा। चले, चलो अभी मैं मोटा मोटा नहीं बता रहा आपको, मतलब मोटा मोटा बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं बता रहा। रेकरिंग ऑडिट के केस में आपको क्या क्या चेक करना होता है ये बताया इसने। मान लो रेकरिंग ऑडिट है, रेकरिंग मतलब आप 5 साल के लिए अपॉइंट हो, तो आपको क्या दोबारा एंगेजमेंट लेटर देना पड़ेगा? हाँ, ऐसे बताता है हमें, देखो ऐसे क्या बोल रहा है, देना पड़ता है। कह रहा है एक्सेप्टेंस ऑफ ए चेंज इन द टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अगर कोई चेंज हुआ है ऑडिट एंगेजमेंट में, यानी कोई स्कोप में चेंज है, फीस में चेंज है, किसी चीज में चेंज है, तो दोबारा आपको जो जो चीजें चेंज हुई होगी उसके रिगार्डिंग बनाना पड़ेगा। आया नहीं आया? रेकरिंग ऑडिट के केस में आया नहीं आया? चले, चलो अभी ऊपर से पढ़ा रहा हूँ, डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, डरना मत कि सर भगा रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो अभी पढ़ ही नहीं रहे अपन। चलो फिर क्या कह रहा है, देखो एडिशनल कंसिडरेशन। एडिशनल कंसिडरेशन क्या क्या देने हैं, ठीक है, कि क्या डिस्क्लोजर होंगे, अगर कोई क्या क्या फ्रेमवर्क आप फॉलो करोगे, ये सारी चीजें देखनी है आपको, है ना। अदर मैटर में फिर कुछ चीजें होंगी वो चेक करनी है। ठीक है, आ रहा है या नहीं आ रहा? चले, प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट क्या क्या होती हैं, ये सब डिटेल में है यहाँ पे, बहुत भर भर के पढ़ लेना। ऐसे 210 मैंने खत्म करा दिया आपका। एग्रीइंग ऑन द टर्म ऑफ मैनेजमेंट, अबे वही वही क्यों आ रहा है? हा? समझ में आ गया? 210 समझ में आया? ऐसे किसका है बताना? एक ऐसे पढ़ा दिया मैंने, ऐसे 210 जो किसकी बात करता है, ऑडिट एंगेजमेंट की। चले, चलो सर बोर मत करो, है आ जाओ। तो आपको स्टेज 1 समझ में आ गई? आ गई, क्लियर है, पक्का? आ जाओ, स्टेज 2 क्या है, ऑडिट प्लानिंग की। अब ये कौन सिखाएगा आपको, देखो ये कौन सिखाएगा आपको, और ऐसे घर पे जाके देखना, ये होमवर्क है आज का, कल पूछूंगा ये किस किस का था। 315 और 300, आप मैं बताता हूं आपको क्या पढ़ना है। आपको बस इसकी हेडिंग्स पढ़नी है, जैसे मैंने अभी पढ़ाया, हेडिंग्स पढ़नी है। अगर कोई हेडिंग में आपको दिक्कत है फिर अंदर जाना है। समझ में आया? जैसे वो बोलेगा ऑडिट प्लान बनाना है, इसमें कोई दिक्कत है? वो लेकिन समझाएगा कि ऑडिट प्लान में होता क्या क्या है, गो थ्रू कर लेना बस एक बार, ठीक, देख लो।
मैं पढ़ा नहीं रहा क्योंकि खोलूंगा तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी, टाइम लगेगा। आ जाओ, ऑडिट प्लानिंग। नेक्स्ट स्टेज क्या है बेटा? ऑडिट प्लानिंग क्या कहती है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। सबसे पहले आपको एंटिटी को जानना पड़ेगा कि भैया आप किस एंटिटी का ऑडिट करने जा रहे हैं। तो उसको क्या करना पड़ेगा आपको? उसकी एक अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। किस इन्वायरमेंट में वो काम कर रही है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। वहां पे कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल्स हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। आ रहा है या नहीं आ रहा? मान लो आप रिलायंस में ऑडिट करने जा रहे हो और आप एक किसी थोक की दुकान में ऑडिट करने जा रहे हो, बहुत बड़ी थोक की दुकान है, तो वहां दोनों की अप्रोच क्या सेम होगी? आंसर इज नो। वहां के इंटरनल कंट्रोल और यहाँ के इंटरनल कंट्रोल में जमीन आसमान का फर्क होगा, वहां का इन्वायरमेंट और यहाँ के इन्वायरमेंट में जमीन आसमान का फर्क होगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस एंटिटी की आप ऑडिट करने जा रहे हो उसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। उसका क्या इन्वायरमेंट है, उसका क्या इंटरनल कंट्रोल है, डिटेल में पढ़ेंगे एसए 315 में। ठीक, चले आगे आ जाओ। फिर कहता है, कह रहा है आपको एसए 300 सिखाता है कि आपको क्या करना है, एक ऑडिट स्ट्रेटेजी बनानी है, ओवरऑल ऑडिट प्लान बनाना है और ओवरऑल ऑडिट प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम और प्लान में क्या फर्क है? ये तो सब में ही फर्क होता है, ये तो यूनिवर्सल डिफरेंस हो गया। बताओ। अरे आप फोन नहीं करते संडे को अपने दोस्त को, भाई क्या प्रोग्राम है? सुनो, ये रूपरेखा है, यानी ये क्या है? थ्योरी कंसेप्ट है ये। और ये क्या है? प्रोग्राम, इसका एग्जीक्यूशन है। प्लान तो बन गया, हाउ टू एग्जीक्यूट इज कॉल्ड प्रोग्राम। 3 बंदे जाएंगे, भाई मेरे को ऑडिट मिला रिलायंस का, मैंने बोला भाई हमने प्लान बना लिया है, अभी बंदे अपॉइंट नहीं करे। मैंने बोला कि अनीश जाएगा, अंजलि जाएगी और दीपिका जाएगी, ये तीनों जाएंगे, तो ये प्रोग्राम का हिस्सा हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? प्लान क्या था? टीम जाएगी। प्रोग्राम क्या था? ये तीनों जाएंगे। अब वहां पे जाके करना क्या है, फिर वो लिखा जाएगा इसमें। आ रहा है या नहीं आ रहा? पढ़ेंगे ये भी डिटेल में, मजे मत लो। चलो, तो क्या हुआ ये? एस्टाब्लिश करना एक ऑडिट स्ट्रेटेजी, डेवलप करेंगे ओवरऑल ऑडिट प्लान और ड्राफ्ट करेंगे एक ऑडिट प्रोग्राम। चले, चलो। स्टेज 3 क्या है बेटा? ये कौन कौन से एस मैंने दिए घर के लिए? 300 और 315। आगे आ जाओ। फिर क्या करेंगे बेटा? ऑडिट एग्जीक्यूशन, ये भी वही बताता है एस 300। परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर, अब जो प्रोग्राम बनाया है उसका एग्जीक्यूशन होगा। ठीक, परफॉर्म करना पड़ेगा, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? ऑडिट प्रोसीजर। क्या बोलेंगे? ऑडिट प्रोसीजर। कि वहां पे क्या प्रोसीजर, ट्रायल एंड एरर खेलना है आपको। आपको कोई बेस है, यानी एक्ट का कोई बेस है, उस बेस को बना के चीजें चेक करनी है, तो उसका प्रोसीजर देखोगे। डन। मैनेजमेंट से पूछना है या मैनेजमेंट से छुपानी है ये चीज, एक साथ बताना है या एक एक करके चेक करना है। आ रहा है समझ में? चलो, फिर कह रहा है कलेक्ट द ऑडिट एविडेंस थ्रू दीज प्रोसीजर, इस प्रोसीजर के थ्रू ऑडिट एविडेंस उठाओगे। अब ऑडिट एविडेंस के बारे में लिखा है एसए 500 से लेके एसए 600 में, कि अगर ऑडिट एविडेंस आपने कलेक्ट करा तो वो किसकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। क्या मैनेजमेंट आपसे छीन सकता है आपके एविडेंस? क्या आपसे मांग सकता है आपने क्या क्या एविडेंस कलेक्ट करे हैं, सर हमें दे दो। ठीक है, तो ये चीजें हम सीखेंगे ऑडिट एविडेंस में। चले, फिर आगे आ रहा है इवेल्युएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस सो कलेक्टेड, उनका इवेल्युएशन करोगे इन सब एसओ के हिसाब से कि कौन कौन से एविडेंस के हिसाब से क्या क्या कहानी बन रही है, कौन कौन से एविडेंस के हिसाब से क्या क्या कहानी बन रही है। आपने बहुत सारे एविडेंस इकट्ठे कर लिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहीं भी मैच नहीं कर रहा। हाँ, डेटर का बैलेंस मैच नहीं है, बैंक का बैलेंस मैच नहीं है, लोन के बैलेंसेस हिले हुए हैं, कोई मशीनरी के ऊपर कहीं डेप्रिसिएशन नहीं लगा हुआ। डन। तो बहुत सारे एरर हैं, तो आप उन सबके एविडेंस इकट्ठे करोगे, फिर बात करोगे उससे इवेल्युएट करोगे कि क्या पॉसिबिलिटी है हमारी रिपोर्टिंग की, क्या हम डिस्क्लेमर दें, क्या हम अनक्वालिफाइड दें, क्या हम क्वालिफाइड रिपोर्ट दें। आ रहा है या नहीं आ रहा? चले आगे चलो। फिर लास्ट में क्या है मेरे बच्चे? अच्छा, ये ऐसे भी आ गया, 500 भी थोड़ा सा देखना है आपको, आगे के मत देखना, बस 500 ऑडिट एविडेंस। ठीक, अगला आ रहा है ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में आपको पढ़ा चुका हूं, रिपोर्टिंग पढ़ा दी। अरे अनक्वालिफाइड, क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर, 3 तरह की रिपोर्टिंग पढ़ा दी मजाक मजाक में। एक होती है एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ,
रिपोर्टिंग का ही पार्ट है। एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ का मतलब क्या है, मुझे पता है कि गोइंग कंसर्न इफेक्ट करेगा, तो मैं एक पैराग्राफ लिखूंगा और उस पे बोलूंगा कि इस पे आपको एम्फासिस देना है व्हेन यू आर रीडिंग माय रिपोर्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ हो गया कि मैंने एक ऐसा पैराग्राफ डाल दिया जिसपे मैं एम्फासिस दे रहा हूं कि ये कंपनी को बहुत तमीज से बहुत ही ज्यादा अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये सीख जाओगे, रिपोर्टिंग होगी फिर। हेलो, बढ़िया बढ़िया सदाब जी, मैं थोड़ी देर में करूं, 5 मिनट में। क्या सर्टिफिकेट में 4 लाइन, बताओ। हेलो, हेलो, तो टाइम है यार। हाँ सुनो, लास्ट क्या है बेटा, लास्ट क्या है बताना, ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। तो कंक्लूजन में हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या रिपोर्टिंग देनी है, और उसके बाद क्या है, इसमें ये आ रहा है फॉर्मिंग एन ऑडिट ओपिनियन। कैसी ओपिनियन होगी, डिस्क्लेमर होगी, क्वालिफाइड होगी, अनक्वालिफाइड होगी। ड्राफ्ट करोगे एक ऑडिट रिपोर्ट और इश्यू करोगे फाइनल ऑडिट रिपोर्ट। डन, तो इसके साथ आपका पूरा सब्जेक्ट खत्म हुआ। ऑडिट करना सिखा दिया, खत्म ऑडिट, आज ही शुरू आज ही खत्म। आ जाओ, हमने कौन कौन सी स्टेज देखी, देखना एक बारी। ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट एग्जीक्यूशन, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, तो आज का सेशन बेटा हम यहां तक ही रखते हैं, आगे एक और इंट्रोडक्टरी सेशन ही है, फिर चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। डन, चलो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।